हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, भारत की जो भी व्यवस्था है, नियम है, कानून है, वह हमें भारतीय संविधान को पढ़ेंगे तब हमें पता चलता है कि क्या व्यवस्था है, क्या कानून है। और जब हम कोई जॉब की तैयारी करते हैं तो उसमें भारतीय संविधान से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान एक पुस्तक है। संविधान एक पुस्तक है। जिस प्रकार से हम कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लेसन होता है, वैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें भाग होता है। ओके, और लेसन का कोई नाम होता है, वैसे ही भाग का एक नाम हुआ। और भाग का एक नाम हुआ जैसे कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो जो उस पुस्तक में जैसे कोई दूसरा पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें लेसन होता है ना, वैसे इसमें अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जब हम लोग अनुच्छेद का बात करेंगे यानी आर्टिकल, एक आर्टिकल इंग्लिश में भी होता है जिसका अर्थ अलग है, वहाँ पर अर्थ अलग होता है, पूर्व पद होता है। यहाँ पर आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। ओके, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे। तो आर्टिकल कहेंगे हम लोग या फिर अनुच्छेद कहेंगे। तो हम लोग यानी आप लोग समझेंगे कि लेसन 1 कह रहे हैं या फिर लेसन 2 कह रहे हैं। तो जिस प्रकार से कोई पुस्तक में 10 पार्ट होता है यानी कि 10 लेसन होता है या फिर 25 लेसन होता है, 20 लेसन होता है, वैसे ही इस संविधान नामक पुस्तक में कितना लेसन है, 22 लेसन है। कितना लेसन है आपका, 22 लेसन है, यानी 22 भाग है। जब मैं बोलूँगा कि भाग 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो यानी समझेंगे हम लोग लेसन 1 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ओके, और कहेंगे कि अनुच्छेद 1 की बात करेंगे या फिर 2 की बात करेंगे या फिर अनुच्छेद 5 की, 10 की बात करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि पेज नंबर 10 की बात हो रही है या फिर पेज नंबर 5 की बात हो रही है। तो यहाँ पर बस नाम को आप लोग याद रखना कि यहाँ पर अनुच्छेद बोलते हैं, यहाँ भाग बोलते हैं। तो पहला भाग यानी पहला लेसन, पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद भाग यानी भाग 1। भाग 1 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो भारत है वह कैसा राज्य देश है, जो भारत है वह कैसा देश है, वह एक संघ है यानी कि यूनियन देश है। अब यूनियन के मतलब क्या होता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक 3 प्रकार के देश पाए जाते हैं। एक कन्फेडरेशन जिसको परिसंघ बोलते हैं, दूसरा होता है फेडरेशन जो संघ होता है, और तीसरा होता है यूनियन यानी संघ। अब आपका क्वेश्चन बनेगा भारत कैसा देश है। अगर ऑप्शन में आ गया संघ, आ गया परिसंघ, आ गया और इस तरह से आ गया तो आप लोग क्या करेंगे, संघ को मार देंगे। लेकिन गलत हो सकता है वहां पर। क्यों? क्योंकि देखिए फेडरेशन को भी क्या बोलते हैं, संघ ही बोलते हैं, और यूनियन को भी हम लोग संघ ही बोलते हैं। इसलिए आप लोग यूनियन को याद रखिएगा। क्या रखेंगे याद? यूनियन को जब याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ओके, यानी कि कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है यानी इसमें वो देश आते हैं जो आसानी से टूट फूट जाते हैं, यानी कि जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, इधर से उधर हो सकते हैं। लेकिन यूनियन एक ऐसा देश है जिसको मतलब अलग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो कभी अलग नहीं हो सकता है। जैसे भारत हो गया, जैसे भारत के अंदर कई गो राज्य हैं, अगर वह राज्य सोचे कि हम एक देश का निर्माण कर लें, अलग हो जाए भारत से, तो वह नहीं हो सकता है। इसलिए यह भारत क्या कैसा देश है, यूनियन देश है, यानी कि भारत संघ है। और फेडरेशन वह देश है जो कि मतलब थोड़ा मजबूत होता है, यानी कि कुछ नियम कानून होते हैं जो कि नियम कानून बनते हैं, कुछ पत्र होता है जैसे लेटर होता है, उस पर साइन होता है। उसके बाद एक जुट होते हैं लोग, तो उसको तोड़ने में थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा परेशानी आती है। लेकिन कॉन्फेडरेशन में कोई परेशानी नहीं आती है, जब चाहे तब लोग अलग हो सकते हैं। ओके, तो भारत कैसा देश है, यूनियन देश है, भारत संघ है, एक राज्यों का संघ है। एवं राज्य क्षेत्र, अब इसमें पढ़ेंगे भारत भाग 1 में कि जो भारत का क्षेत्रफल है वह कहाँ से कहाँ तक है, और जो भारत के अंदर राज्य है उसका क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक मिलता है। ओके, तो अब भाग 1 की बात हो गया। अब भाग 1 की कितना तक है, लेसन यानी कि अनुच्छेद 4 तक मिलता है। भाग 1 को हम लोग कहाँ तक पढ़ते हैं, अनुच्छेद 4 तक मिलता है। तो अनुच्छेद 1 की बात करेंगे हम लोग। तो अनुच्छेद 1 की बात जब करते हैं तो भारत राज्यों का संघ है, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है। ओके, इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो जब भी क्वेश्चन बनेगा भारत कैसा देश है, कैसा राज्य है, मतलब कैसा देश है, तो आप लोग कहेंगे भारत राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है। आप लोग इसमें तो गलत नहीं करेंगे, जहाँ तक उम्मीद है। अब दूसरा
हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद दूसरा। तो अनुच्छेद दूसरा कहता है कि संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। जो भारत का जो संसद है वह विदेशी राज्यों को मिला सकती है, यानी कि जो भारत के अलावा जैसे कोई देश है अगर वो मिलना चाहता है या फिर किसी वजह से मिलाना चाहता है संसद, तो वह मिला सकती है। लेकिन अगर कोई चाहे कि हम उल्टा सीधा कुछ भी कर दें या फिर मैं किसी को मिला लूँ या फिर तो अलग कर दूँ, तो ये कोई अपने से कर नहीं सकता है। अगर संविधान में लिखा है तो वह उसका अधिकार बनता है, वह कर सकता है। तो आगे मैं बताऊंगा इसका अधिकार। तो जैसे कि संसद जो है, भारत का जो संसद है वह चाहे तो विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। ओके, जिस प्रकार से क्या बोलते हैं सिक्किम को मिलाया गया था, वह एक राज्य है, वह एक अपने आप में देश था जिसको मिलाया गया। जब चीन आक्रमण किया, तिब्बत को कब्जा लिया, तो सिक्किम वाले जो थे उन लोग बोले कि भारत के पास आया और बोला लोग कि हमको अपने देश में मिला लीजिए। और जब तो संसद, ये भारतीय संविधान के अनुसार संसद उसको मिला सकती है, तो उस टाइम मिला लिया गया इसको। ओके, अब अनुच्छेद हम लोग तीन की बात करते हैं। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकता है। जो भारत का जो संसद है वह वर्तमान राज्यों में परिवर्तन कर सकता है, यानी कि जो भारत का जो राज्य है भारत में, उसमें तोड़फोड़ कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं या फिर उसका नाम परिवर्तन भी कर सकते हैं वर्तमान राज्यों में। जैसे बिहार हो गया, बिहार झारखंड एक था, उसको तोड़ कर अलग कर दिया गया, उसका अलग नाम रख दिया गया है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और बिहार है, तो इसका नाम चेंज भी किया जा सकता है, सीताराम कर सकते हैं, कुछ भी राम प्रदेश कर सकते हैं। तो यह कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। तो संसद इसलिए कर सकता है क्योंकि अनुच्छेद 4 में मिलता है, वर्णन आता है कि जब संसद 2 यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की सुधार यानी कि कुछ भी कार्रवाई कर रहा हो तो राष्ट्रपति भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। तो भारत का अगर संविधान चाहे तो इसमें बदलाव कर सकता है, तो इसमें राष्ट्रपति भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ओके, अब जैसे कि क्या है, 1893 में अफगानिस्तान जो है भारत से अलग हुआ। फिर जैसे कि आपका है 1935 में म्यांमार अलग हुआ। फिर 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। और हमारा जब देश अलग हुआ, हमारा पाकिस्तान जब अलग हो गया और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम में रियासतें थी। हमारे देश में क्या चलती थी? रियासतें चलती थी। तो उस टाइम में पाकिस्तान के पास, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं वीडियो पोस्ट करके। भारत जो पाकिस्तान के साथ कितना रियासतें थी? 13 रियासतें। और भारत के साथ कितना थी? 552 रियासतें थी भारत के पास। ओके, तो जिसमें 552 रियासतें थी। अब सभी राज्यों को जोड़ने के लिए, जो सभी राज्य थे उन सभी को जोड़ने के लिए सरदार भाई पटेल को जिम्मेदारी मिला था। उनको जिम्मेदारी दिया गया था कि सभी राज्यों को एक साथ मिला दीजिए और उसका मतलब राज्य बाय राज्य बंटवारा कर दीजिए, कि उसका विभाजन कर दीजिए। लेकिन इसमें 552 रियासतें थी भारत का, तो इसमें से 3 जो राज्य थे वह मिलना नहीं चाहते थे। 3 राज्य जो थे वह मिलना नहीं चाहते थे। पहला थे हैदराबाद, यह जो राज्य था अपने आप में एक धनी राज्य था, जहाँ पर सोना चांदी मतलब बहुत सारे थे और क्या बोलते हैं इसके पास सैनिक भी अधिक थे। इसलिए क्या करता था? तो नौटंकी करते थे, आप जो भी बोल सकते हैं। यह मिलना नहीं चाहते थे भारत में। यह करता था क्या? पाकिस्तान में हम जाके मिलेंगे। इसलिए कहता था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब हमें आज़ादी मिली थी, उससे पहले जब अंग्रेज थे तो वह एक नियम बना करके गए थे कि इस भारत में जो भी राज्य जहाँ पर जाना चाहता है वह जा सकता है। अपना राज्य है ना, अपना अलग एक देश बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है। ना इधर का आर्मी कोई हस्तक्षेप करेगा, ना ही उधर का आर्मी हस्तक्षेप करेगा पाकिस्तान का। तो हैदराबाद हमेशा क्या बोलता था कि मैं पाकिस्तान में जाकर मिल जाऊंगा। लेकिन
सरदार भाई पटेल एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था पोलो। पोलो एक ऑपरेशन था, पुलिस कार्रवाई इसको बोलते हैं, पुलिस कार्रवाई। यह एक जो कि पुलिस के भेष में आर्मी को भेजे थे और वहाँ का जो भी व्यवस्था था सबको ठीक किया गया था और इसके बाद इसको ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में इसको मिला लिया गया था, हैदराबाद को। अब दूसरा नंबर पर आता है, दूसरा जो राज्य था वह था जूनागढ़। जूनागढ़ जूनागढ़ ओके। अब इसको कैसे मिलाया गया है, तो इसको जनमत संग्रह से मिलाया गया। ये भी क्या कहता था कि हम पाकिस्तान में जाकर के मिलेंगे, यानी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनमत संग्रह यानी जनमत संग्रह वो होता है जब वहाँ की जनता वोट करता है और वोट किया गया यानी वोटिंग हुआ तो 90% जो जनता थी 90% वह कहाँ रहना चाहती थी, भारत में ही रहना चाहती थी। तो 90% जब भारत में रहना चाहती है तो 10% से क्या होने वाला है, तो ये क्या हुआ, भारत में ही रह गया जूनागढ़ और भारत में मिला दिया गया है। ये क्या हुआ, ये किसके तहत मिला, जूनागढ़ को मिलाया गया है, जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया। ओके। अब तीसरा जो राज्य था वह था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। अब जो है यहाँ के राजा था हरि सिंह। ये यहाँ का राजा क्या था, कौन था, हरि सिंह। और यहाँ का उस टाइम का प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला, जो कि शेख अब्दुल्ला हरि सिंह का मतलब अपेक्षा हुआ थोड़ा सा तेज था, तड़ा था। तो क्या करता था, वो अपना दिमाग लगाता था अलग से कि इसको क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला देंगे। ओके। तो जम्मू कश्मीर को जो है किस प्रकार से मिलाया गया, विनय पत्र के द्वारा। एक पत्र था जिस पर साइन किया गया था। अब जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान वालों ने जब हमला किया तो यहाँ का जो राजा था हरि सिंह वह दौड़ते हुए कहाँ आया, सरदार भाई पटेल के पास आया। इसके बाद बोले कि हमें बचा लीजिए, यानी कि यानी जम्मू कश्मीर पर आक्रमण हुआ है, उसके लिए आप यहाँ से सैनिक भेजिए और उसका रक्षा कीजिए। तो उसने कहा, मतलब जब सरदार भाई पटेल ने बोले कि मैं तब तक नहीं मिलाऊंगा जब तक आप ये लिख करके हमें नहीं देंगे कि जम्मू कश्मीर भारत का ही राज्य है। क्योंकि उस टाइम विवाद कर रहे थे लोग कि मैं भारत से पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। इसलिए उस टाइम एक विनय पत्र यानी एक पत्र बना जिस पर हरि सिंह जो है उस पर साइन किए और साइन करते ही इसके बाद सरदार भाई पटेल अपना फिर सेना भेजा और वहीं पर कार्रवाई हुआ, फिर ये जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। ओके। अब इसके तीनों राज्यों को मिला लिया गया। अब सवाल आता है इस तरह से कि सभी राज्यों को मिलाने का जिम्मेदारी किसे दिया गया था, तो हम लोग बोलेंगे सरदार भाई पटेल को। और उनका साथ कौन कौन दिए थे, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने साथ दिए थे उनको, मतलब उसको अपने सभी राज्यों को आपस में मिलाने के लिए। ओके। अब हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जब हमारा राज्य सब एक साथ मिल गया, इसके बाद 4 भागों में बांट दिया गया था। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। तो लेकिन उस टाइम में क्या था, उस टाइम में था सिर्फ 4 राज्य। कितना था, 4 राज्य, ए बी सी और डी, यानी 4 ही राज्य में सारा जिला राज्य सब उसी में आ जाता था। यानी एक राज्य में 9 स्टेट यानी कि राज्य को रखा गया था। अभी का अपेक्षा के हिसाब से 9 राज्यों को एक ही में डाल करके इसको एक राज्य बना दिया गया था। ओके। जबकि एक ही राज्य में अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर मिलता था। और फिर बी में, जैसे कि बी राज्य में, इसमें फिर 9 राज्य थे, फिर 10 राज्य थे सी में, फिर डी में थे डी में क्या थे, डी में केंद्र शासित प्रदेश को रखा गया था। ओके। अब जो है ए में
कि उस चीज़ों को उन राज्यों को रखा गया था जहाँ पर अंग्रेज जो है कब्जा पूर्ण रूप से कर लिए थे। वहाँ पर ए वहाँ के राज्यों को ए में रखा गया था और बी में वहाँ उस राज्यों को रखा गया था जहाँ पर कब्जा तो किया गया था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे वह विदेशियों के मतलब अधिकार विदेशियों की बात को मानते थे और जो कहते थे वो करते थे। तो विदेशी को चाहिए था, पैसा चाहिए था, उन्हें तो व्यवस्था जो हो रहा है वो कोई और देखे और उसे पैसा मिलना चाहिए, उसका ये भावना था। इसलिए वहाँ के उन सभी राज्यों को इसमें रखा गया था जो राजा विदेशी के मतलब चमचा थे, गुलाम थे और सारा पैसा देते थे और सारा काम खुद करते थे और पैसा वैसा जो टैक्स होता था उसको देते थे। उन सभी राज्यों को बी में रखा गया, लेकिन सी में जो है कमिश्नरी राज्यों का रखा गया, यानी कि वह राज्य जहाँ पर दंगा फसाद हो सकता था उन सभी राज्यों को पूर्ण रूप से जीत करके यानी कि अपने अधीन करके अंग्रेज, और वहाँ पर एक अपना एक सेनापति को बैठाता था यानी कमिश्नर को बैठाता था और वही वहाँ का वो मतलब चलाता था उस जगह को। इसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश जान गए, इसमें ये रखा गया। इसके बाद ये जब बंटवारा हो गया तब आपस में ही सभी लोग बोलने लगे कि हमारा एक ही राज्य में 9 राज्य आ जा रहा है, ठीक है, 9 राज्य आ रहा है। तो सभी लोगों को ये दिक्कत होने लगा कि हम कुछ देर के बाद कुछ अपने जिले से जब निकलते हैं, अपने जगहों से निकलते हैं तो मालूम चलता है कि उधर दूसरा कल्चर चल रहा है, दूसरा भाषा चल रहा है। तो ऐसा कीजिए कि हम लोग को भाषा के आधार पर सभी राज्यों को अलग अलग बंटवारा कर दीजिए। तो इसके धर एक आयोग बना था, तो वो इसके धर आयोग क्या कहे 1948 में गठित हुआ। तो वह बोले कि भाषा के आधार पर गठित नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, अब जेपी मेनन जेपी ये भी एक समिति बैठा हुआ, यानी कि जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से प्रतापी श्री रमैया, ठीक है, यानी एक समिति का गठन हुआ 1948 में। ये भी क्या बोले, ये समिति भी क्या बोले कि भाषा के आधार पर राज्यों को बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अब जो है आंध्र प्रदेश का पेट्टू श्री रामुलु एक आदमी ने क्या किया, वो भूख हड़ताल पर बैठ गया। कब बैठा 1992 में और 56 दिन के लिए, कितने दिनों के लिए 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे ही रह गया। भूख हड़ताल का एक नियम होता है कि आप उसमें भोजन नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी ड्रिंक पी सकते हैं और समय समय से उसको ले सकते हैं। तो ये 56 दिन तक बैठे। इसके बाद क्या हुआ, 56 दिन के बाद इनका कहानी खत्म हो गया, यानी कि मर गया। इसको मरने के बाद एक भगदड़ हुआ, यानी कि पूरा जनता में एक उपद्रव हुआ। इसके बाद फलस्वरूप सरदार भाई पटेल को बोलना पड़ा उन लोग को, जवाहरलाल नेहरू को, कि अब आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोग को भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करूंगा। और सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया गया। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो हम लोग पहला ट्रिक करेंगे आंध्र प्रदेश, जो कि 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। अब हम लोग आगे जानेंगे। अब हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि 1953 में जब आंध्र प्रदेश को गठित कर दिया गया भाषा के आधार पर, तो सभी राज्यों ने बोलने लगा कि हमें भी भाषा के आधार पर गठित कर दीजिए। आंध्र प्रदेश उधर से हो गया, इसके बाद तमिलनाडु होने लगा, उधर से उत्तर प्रदेश से, मतलब सभी राज्य अपने अपने बातों को रखने लगा और बोला कि हमें भी भाषा के आधार पर बांट दीजिए। इसके बाद सभी जगह अपना अपना मुद्दा उठाने लगा, सभी लोग जुलूस निकालने लगा इस तरह से। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक आयोग का गठित किए, एक आयोग गठित किए जिसका नाम था फजल अली आयोग, और 1953 में गठित किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे। अब लोग पूछेंगे कि फजल अली आयोग कैसा आयोग था, जो कि क्यों गठित किया गया था। ये इसलिए गठित किया गया था क्योंकि राज्यों को मतलब बांटा जाए कि नहीं भाषा के आधार पर। इसके जांच पड़ताल के बाद ये क्या किया, रिपोर्ट दिया। इसके लिए गठित किया गया था, रिपोर्ट के लिए कि आप छानबीन कीजिए अच्छे से, क्या सही रहेगा क्या गलत। इसके लिए एक आयोग गठित किया और जिसका फलस्वरूप वह रिपोर्ट दिया। कब, 1956 में दिया, रिपोर्ट दिया। इसके बाद क्या बोला, जो आयोग गठित किया गया था वो आयोग बोला, आयोग के सदस्य बोले कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश रख सकते हैं। लेकिन बात यहाँ फंसती है कि जब हमें संविधान में कुछ लिखा नहीं मिलेगा तो हम किसी के क्यों बात को माने। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने
1956 में 7वां संविधान का संशोधन किए और उसमें यह संशोधन किए कि भारत को मतलब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश को मतलब भाषा के आधार पर गठित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। इस प्रकार से संविधान का संशोधन किए, तब जाकर के भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ और अब तो इसका बिल्कुल डबल हो गया और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इसके लिए अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।